जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम बाबा रामदास और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल दद्दा की खरी खरी। तो आज से कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो बनाने जा रहा था, तो वो बिल्ली आके मेरी गोद में बैठ गई थी। तो फिर मैंने कहा वो वीडियो बाद में बनाएंगे, पहले ये बिल्ली की कहानी सुना दो। तो फिर वो वीडियो बनी कि द टेल ऑफ थ्री कैट्स। तो साहब वो कहानी रह गई थी, तो मैंने कहा आज वो कहानी सुना दो। तो साहब पंजाब में पिछले दिनों एक बड़ी अजीबो गरीब घटना हुई। घटना यो हुई कि एक कंपनी है जो कि फाइनेंशियल सर्विसेज देती है डिफरेंट बैंक्स को, एटीएम्स को, और वो जो है अलग अलग बैंक्स के एटीएम्स में कैश लोड करती है। उनका ऑफिस है, उनके पास अपनी वो जीपें होती हैं कैश कैरी करने वाली, और स्टाफ होता है, ट्रेन्ड स्टाफ होता है, एंड दे हैव एक्सेस टू ऑल द एटीएम्स ऑफ द एरिया। जिस जिस बैंक के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो ऐसी कंपनीज के पास ना उनके ऑफिस में मोटा कैश रखा होता है। मतलब 8, 10, 15, 20 करोड़ रुपया रोज वो हैंडल करते हैं, क्योंकि वो इलाके के सारे एटीएम्स में कैश लोड करते हैं। तो एक ऐसी ही एक कंपनी का ऑफिस था लुधियाना में। वहां पे एक बड़ी पॉश मार्केट है, फिरोजपुर रोड पे, राजगुरु रोड है शायद। तो उस कंपनी के ऑफिस में कुछ लोगों ने रात को हमला किया इन द सेंस वो पीछे के रास्ते से उसमें घुस आए, और वहां पे 2 गार्ड्स थे और 3 लोग वो कैश हैंडल कर रहे थे, काउंट कर रहे थे, और रात को टाइम था करीब 2 बजे का। तो उन्होंने, और वो जो टोटल लोग थे वो 8-10 लोग थे, उन्होंने क्या किया कि उस ऑफिस में सब लोगों को बंधक बना लिया, सारे गार्ड्स को जो है बांध दिया, ओवर पावर कर लिया, और जो 3 लोग वहां पे कैश काउंट कर रहे थे और कैश को संभाल रहे थे, उनको भी ओवर पावर कर लिया, और लगभग 8.5 करोड़ रुपया लूट के भाग गए। तो साहब ऐसे में तो हंगामा मचना ही था। इट वॉज अ वेरी हीनियस क्राइम बिकॉज वेरी बिग अमाउंट ऑफ मनी वॉज इन्वॉल्व। आमतौर पे जो बैंक डकैतियां होती हैं वो 2, 4, 5, 10 लाख की होती हैं, क्योंकि इतना मोटा अमाउंट कैश को कैरी करने के लिए भी तो एक जुगाड़ चाहिए होता है ना। आखिर इतना ज्यादा कैश आप उठा के कैसे कोई लेके भागेगा। तो निश्चित रूप से पंजाब पुलिस सख्ते में आ गई। अरे साहब इतना बड़ा क्राइम हो गया। तो देखिए, पुलिस का काम करने का एक सेट पैटर्न होता है, पुलिस की एक थ्योरी है। पुलिस, आज की जो पुलिसिंग है वो पिछले सैकड़ों हजारों सालों के अनुभव से ये डिपार्टमेंट सीखता आया है। और पुलिसिंग तो अगर आप जाएं तो बहुत पुराने जमाने में, मतलब वैदिक काल का जो हमारा समाज था, पुलिसिंग तो तब भी थी, है ना। उस जमाने में भी कानून व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए राजा का एक डिपार्टमेंट होता था। फिर आप जब और आगे आते हैं, जब मिडिवल पीरियड में, तो वहां पर भी कोतवाल होते थे। और फिर धीरे धीरे ब्रिटिश इंडिया आया, और उसके बाद अब मॉडर्न इंडिया में तो वो पुलिस फोर्स जो है वो इवॉल्व होती आई है। तो ऐसे में जब भी कोई कांड होगा तो पुलिस की एक बेसिक थ्योरी होती है कि देयर मस्ट बी एन इनसाइडर इन्वॉल्व। बिना इनसाइडर की मुखबिरी के ये कांड हो ही नहीं सकता इतना बड़ा। तो सब पुलिस ने सबसे पहले जो कर्मचारियों का प्रोफाइल था वो चेक किया। तो वो हमेशा जो प्रेजेंटली काम कर रहे हैं वो लोग, और
जो 2 4 6 महीने, साल 2 साल पहले छोड़ चुके हैं वो लोग, उन सबको चेक करते हैं कि कौन-कौन लोग जो हैं इस कार्यालय में काम करते आए हैं। तो उन्होंने जब उसको चेक किया तो वो 3-4 लोगों पे उन्होंने पिन पॉइंट किया कि इनको चेक करो, ये कहाँ थे। तो करते कराते जो है वो 1-2 दिनों में उन्होंने जो उसका मुखबिरी करता था उसको पिन पॉइंट कर लिया। उसको उठाया तो देखा वो 2 दिन से गायब है, तो उनका शक पक्का हो गया। खैर साहब, आजकल क्या है कि सर्विलांस के और बहुत सारे ऐसे माध्यम आ गए हैं। फ़ोन की कॉल डिटेल निकाल लो, फ़ोन से लोकेशन पता लग जाती है। करते कराते कहने का मतलब उन्होंने उस आदमी को उठा लिया। उसको उठा लिया तो उससे जब पूछा कि हाँ भाई कौन थे, तो उसने 2 मिनट में सारा बक दिया। तो स्टोरी तब ये निकल के आई कि वो एक सीधा-साधा यंग लड़का है, 28 1 साल उम्र है उसकी। उसको किसी मार्केट में कोई लड़की ऐसे ही रैंडम मिली 2-3 महीने 3 महीने पहले। हेलो हाय उसकी वैसे ही हो गई। तो उसने पूछा आप क्या करते हो? तो उसने बोल दिया मैं वो उस कंपनी में काम करता हूँ वैसे-ऐसे। बस इतनी सी बात हुई। अच्छा, बाद में पुलिस ने उस लड़की का भी बैकग्राउंड चेक किया तो उसका भी उस लड़की का भी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, कुछ नहीं था। शी वाज़ अ कॉमन सिटिज़न, एक सामान्य लड़की जिसकी मात्र 4 महीने पहले शादी हुई है। बहुत पुअर फैमिली को बिलॉन्ग करती थी। उसकी मदर शी वाज़ अ हाउस हेल्प एंड शी यूज्ड टू वर्क हार्ड इन डिफरेंट हाउसेस। जैसे हाउस हेल्प नहीं होती हमारे आपके घर में। और लड़की ठीक-ठाक 12th तक पढ़ी थी, देखने में ठीक थी। तो जब उस लड़की ने ये सुना कि ये आदमी ऐसी कंपनी में काम करता है जो कि कैश हैंडल करती है मोटा, तो यहां से उसके दिमाग में अपराध का बीज पड़ा। खैर उस लड़की ने सबसे पहले, मैंने बताया था उसकी अभी हाल ही में शादी हुई थी। जब ये परिचय हुआ है दोनों का, उससे 1 डेढ़ महीना पहले ही उसकी शादी हुई थी। तो सबसे पहले इस अपराध की जो रूपरेखा उसके दिमाग में खुद के बननी शुरू हुई। फिर उसने, और एकदम एमेच्योर लड़की जिसका कोई क्राइम का रिकॉर्ड नहीं है, उसकी पिछली कोई क्रिमिनल सोच नहीं है, हिस्ट्री नहीं है, कुछ नहीं है। एक सामान्य लड़की, हमारे आपके किसी के भी घर में जो आम बच्चियां होती हैं, यंग वुमेन है, वैसी। पर सिर्फ इतना जान के कि ये आदमी ऐसी कंपनी में काम करता है जहां मोटा कैश हैंडल होता है, तो उसने सबसे पहले अपने हस्बैंड को मेंटली तैयार करना शुरू किया इस क्राइम के लिए, और इसके अलावा उस लड़के को तैयार करना शुरू किया। और इन दोनों को इसने कन्विंस कर लिया कि हम इस ऑफिस में घुस के और हम बहुत मोटा कैश लूट सकते हैं। जब ये दोनों तैयार हो गए, और उस लड़के ने जो उस कंपनी में पहले काम करता था, इधर 2-4 महीने पहले ही छोड़ा था उसने, तो उसने इनको पूरी कंपनी ऑफिस की जो पूरा मानचित्र, रूपरेखा, कहाँ से एंट्रेंस है, किस फ्लोर पे है, कहाँ से हम एंट्री कर सकते हैं, ये सारा उन्होंने आपस में बातचीत की, नक्शा बनाया। एकदम फिल्मी सीन था। फिर अब उन्होंने ये देखा कि हमें करना क्या-क्या होगा, तो हम एंट्रेंस कैसे लेंगे, हैं? सेंसर्स कहाँ-कहाँ लगे हैं, अलार्म जहाँ पे इतना मोटा कैश रखा है वहाँ सेंसर्स होते हैं, अलार्म्स होते हैं, सीसीटीवी कैमरास होते हैं, है ना? और बड़े सोफिस्टिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के सेंसर्स होते हैं। तो चूंकि वो एक इनसाइडर था, उसने इनको पूरा प्रोवाइड कराई इंफॉर्मेशन कि कहाँ-कहाँ सेंसर्स हैं, कहाँ-कहाँ सीसीटीवी कैमरास हैं, कहाँ से आप एक्सेस ले सकते हो प्रीमाइसेस में।
जब इतना हो गया तो अब हुआ कि साहब जब मान लीजिए हमको एक्सेस लेना है तो एक्सेस लेने से पहले हम सारे सीसीटीवी कैमरा, सारे सेंसर्स, सारे अलार्म्स, जब जहाँ इतने मोटे कैश हैंडलिंग होती है वहाँ ऐसे अलार्म्स होते हैं कि अगर कोई किसी ने इंट्रूड किया, कोई अवांछित तत्व घुस गया तो वो अलार्म इतनी जोर-जोर से बजने लगेगा और तब तक बंद नहीं होगा जब तक कि कोई जानकार आदमी उस अलार्म को ऑफ नहीं करेगा। वो हूटर जोर-जोर से बजने लगेगा जिससे चारों तरफ लोगों को पता लग जाएगा कि कोई इंट्रूडर आया है और पैनिक फैल जाएगा। तो ऐसे में लुटेरा हुआ वो भाग जाएगा। तो अब उनका ये था कि घुसने से पहले उनको वो सारे अलार्म्स, सारे सेंसर्स, सारे सीसीटीवी कैमरा बंद करने थे। तो उसके लिए उन्होंने एक्सपर्टीज़ जुटाई, एक ऐसा आदमी अपनी टीम में शामिल किया, जो कि इन सारे सर्किट्स को काट सकता था बिना किसी किस्म का आवाज़ किए। मतलब ऐसा कई बार क्या है कि अगर आप किसी सर्किट को अनऑथराइज्ड कट करते हैं तो भी अपने आप हूटर बज जाता है। ऐसे अलार्म्स हैं आजकल, ऐसे सर्किट्स हैं कि अगर अनऑथराइज्ड आदमी तार काटेगा तो अलार्म अपने आप बजने लगेगा। तो इन्होंने बाकायदा ऐसा व्यक्ति अपनी टीम में शामिल किया और देखिए, ये एक्सपर्टीज़ समाज में कई लोगों के पास हो सकती है, इस प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक, है ना, सर्किट का काम करने की, पर हर आदमी क्राइम करने के लिए तैयार हो जाए ये भी तो ज़रूरी नहीं है। तो उसने वो सही आदमी उस लड़की ने ढूँढ लिया। उस लड़की का नाम है मनदीप कौर। मैं वैसे नाम लेना अवॉइड करना चाहता था, पर मैंने कहा कि नहीं, अब चूँकि वो अरेस्ट हो चुकी है इसलिए उसका नाम ले लेना चाहिए। तो मनदीप कौर ने वो व्यक्ति ढूँढा जो कि उस सर्किट को काटेगा। सारा इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस का पूरा सिस्टम को वो ध्वस्त करेगा। जब वो आदमी मिल गया उसके बाद कि हम कैंपस में घुसेंगे कैसे, तो पीछे के रास्ते से घुसेंगे, वहाँ पर एक ग्रिल काटनी होगी, तो पीछे से रास्ते से घुसने के लिए दूसरी मंजिल पे था शायद वो ऑफिस, तो दूसरी मंजिल तक के लिए एक फोल्डिंग सीढ़ी लानी होगी, पीछे से कोई देख न ले। रात को चौकीदार होते हैं ऐसी मार्केट्स में। आजकल हर जगह सीसीटीवी कैमरास लगे हैं पूरे शहर में। तो आप इतनी बड़ी सीढ़ी लेके आ रहे हैं तो पुलिस जो है वो अगले दिन ट्रेस कर लेगी कि इतनी लंबी सीढ़ी लेके कौन इलाके में घूम रहा था रात को। तो उसके बाद हम वो सीढ़ी उन्होंने प्रोक्योर की, उसके बाद दूसरी मंजिल पे चढ़ेंगे, वहाँ पे ग्रिल काटेंगे, तो ग्रिल काटना भी एक एक्सपर्ट आदमी का काम है। तो ये सारी की सारी टीम जुटाई और उसमें अपने एक कज़न को शामिल किया और अगल-बगल के गांव के लगभग 1 दर्जन लोगों की टीम बनाई गई। उस टीम ने सक्सेसफुली उस ऑफिस को रेड किया और लगभग 8.49 करोड़ कैश लूट लिया और लूट के वो रातों रात गायब हो गए। उसके बाद जब वो चले गए तो शायद वो जो 5 कर्मचारियों को, जिसमें 3 ऑफिस स्टाफ थे और 2 गार्ड्स थे, उनमें से किसी ने छूट के उनको तो बांध के गए थे वो, तो किसी तरह छूट के शोर मचाया या सुबह कोई कर्मचारी आया, उसने देखा कि एम्प्लॉयज बंधे हुए हैं, तो सब जब शोर मचा, पुलिस आई, हंगामा मचा, पूरा मीडिया आ गया, क्योंकि 8.5 करोड़ की लूट बहुत बड़ी लूट होती है। इससे पहले इसी लुधियाना में एक बार मुझे अच्छी तरह याद है 90s में, यस, 90-91 में एक बहुत बड़ी लूट हुई थी पंजाब नेशनल बैंक में। तब एक टेररिस्ट ग्रुप ने लगभग उस ज़माने में 5.5 करोड़ रुपए लूटे थे। पर वो तो चूँकि टेररिज्म का मामला था और वो तो मुझे जहाँ बाद में तो मैंने उसको जब स्टडी किया था तो पता है कि वो कैश तो पकड़ा भी नहीं गया था, क्योंकि वो तो माहौल ही अलग था। 90 के दशक का पंजाब, उस पे भी कभी एक लंबी सीरीज़ बनाएँगे कि वो क्या था, उससे क्या हुआ हमारे देश में। तो मुझे याद है कि इतना बड़ा अमाउंट जो है मैंने अपने होश-ओ-हवास में एक ही सुना था कि उस ज़माने में 5.5 करोड़ रुपए लूटे गए थे।
तो अब 8.5 करोड़ के साथ बहुत ज़बरदस्त एक घटना थी ये, क्या सब मीडिया में भी छा गया सब कुछ। तो पुलिस ने वो वही इनसाइडर कौन है, किसने मुखबिरी की होगी, करते कराते जो है दूसरे दिन ही वो लड़का उठा लिया उन्होंने, जो उस कंपनी का एम्प्लॉय था। वहाँ से फिर उनको पता लग गया कि साहब मनदीप कौर है उस मुख्य अभियुक्त का नाम जिसने ये पूरी प्लानिंग बनाई थी, जो इस पूरे गिरोह की सरगना थी। तो उसको साहब नाम दिया पुलिस ने डाकू हसीना। तो साहब अब पुलिस के सामने अब डाकू हसीना और उसका हस्बैंड गायब है। उनका एक कज़न था जो कि उसी गाँव में था, उसको पकड़ लिया था पुलिस ने तीसरे चौथे दिन। और 5-6 लोग उठा लिए थे, 5-6 लोग गायब थे। और उन 5-6 लोगों के पास सबके पास किसी के पास 50 लाख, किसी के पास 40 लाख ऐसे कर-कुरा के लगभग आधे से ज़्यादा पैसा पुलिस ने 2 दिन 3 दिन के अंदर रिकवर कर लिया। अब हुआ कि साहब डाकू हसीना कहाँ है? तो डाकू हसीना और उसके हस्बैंड गायब थे और 3-4 लड़के और गायब थे। पर मुख्य अभियुक्त पकड़ लिए गए थे। काफ़ी सारा कैश भी रिकवर हो गया था। अब साहब पंजाब पुलिस जो है वो दे स्टार्टेड फॉलोइंग डाकू हसीना। तो जैसा कि मैंने बताया था, अब डाकू हसीना आजकल के ज़माने में तो साहब सर्विलांस का ज़माना है। और आप कितने ही स्मार्ट हो, ये जो सा इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस है ना, ये कोई न कोई क्लू दे ही देती है, कोई न कोई निशान छोड़ ही देती है। तो तब पुलिस ने विदिन 4-5 डेज़ ये पता लगा लिया कि मनदीप कौर अपने हस्बैंड के साथ तीर्थ यात्रा को गई है। वाह! मुझे बड़ा अच्छा लगा यार ये बात कि पहले लूटो, लूट-खसोट करो, डकैती डालो, उसके बाद तीर्थ को चले जाओ। तो कहाँ गई साहब? तो बताने वाले ने बताया कि साहब उसने ये सुखना, सोचते हैं ना कि वो मन्नत माँगी थी कि अगर मेरी ये परियोजना सफलतापूर्वक अगर मैंने कर ली, तो मैं ईश्वर का धन्यवाद करने जाऊँगी। कहाँ? बद्रीनाथ, केदारनाथ और वो हेमकुंड साहब। शी वाज़ अ सिख लेडी ना। तो साहब वो अब पुलिस ने जो है बद्रीनाथ, केदारनाथ और हेमकुंड साहब में ट्रैप लगा दिया। अब ये पुलिस जब पंजाब पुलिस की 3-4 टीमें वहाँ पहुँची, तो वहाँ देखा साहब हेमकुंड साहब में तो बड़ी ज़बरदस्त भीड़ है। और उस भीड़ में सब कुछ लोगों ने या सब लोगों ने वो मुँह ढक रखे हैं ऐसे, मतलब तो चेहरा पहचानना बड़ा मुश्किल हो रहा था। और जहाँ भीड़ है, जहाँ हज़ारों आदमी, ये जो सीज़न होता है ना, ये बद्रीनाथ, केदारनाथ, चारधाम और हेमकुंड साहब का बड़ा पीक सीज़न होता है, जून का महीना। हज़ारों लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं, हज़ारों लोग उस रास्ते पे पैदल चल रहे होते हैं। तो अब पुलिस ने कहा साहब कि अब इसको कैसे, हमें ये तो पक्का पता है कि यहाँ पे वो है। उन्होंने वहाँ तक वो पीछा करते-करते आ गए थे। अब पकड़े कैसे? हज़ारों लोगों में पहचाने कौन थे कि यही मनदीप कौर है, उनकी डाकू हसीना। तो उन्होंने तो ऑपरेशन का नाम रखा था कैच द क्वीन बी, रानी मक्खी को पकड़ने का। तो तब पुलिस ने क्या किया कि फ्रूटी का लंगर लगा दिया। और ये सिख जहाँ भी ये इस प्रकार के समागम होते हैं, यात्राएँ होती हैं ना, और वैसे भी इस मई-जून के महीने में सिख समुदाय के लोग पंजाब में छबीलें लगाते हैं। वो रूह अफ़ज़ा और दूध और उसकी चीनी की बोरियाँ ले आते हैं, रूह अफ़ज़ा के पूरे डब्बे ले आएँगे और बड़े-बड़े ड्रमों में बर्फ़ ला के और खूब सारा चीनी और दूध और रूह अफ़ज़ा घोल के और आते-जाते लोगों को सारा दिन, हैं, छबील लगा के मीठा पानी पिलाया जाता है। तो उसी तरह लोग फ्रूटी का लंगर लगा लेते हैं, माज़ा का लंगर लगा देंगे। तो उन्होंने क्या किया था, फ्रूटी का लंगर लगा दिया, पंजाब पुलिस ने। उस रास्ते पे, जिस रास्ते पे हज़ारों लोग पैदल यात्रा करने के लिए जा रहे थे, हेमकुंड साहब के दर्शन करने के लिए। जो लोग नहीं जानते उनके लिए बता दूँ कि हेमकुंड साहब एक गुरुद्वारा है उत्तराखंड में, जिसमें आखिरी का जस्ट बहुत ऊँचाई पे है और आखिरी का जो करीब 20 किलोमीटर का स्ट्रेच है, वो पैदल यात्रा करनी पड़ती है। तो उन्होंने जब वहाँ फ्रूटी का लंगर लगाया, तो इस जाल में डाकू हसीना फँस गई। और जब उसने वो फ्रूटी ली और पीने के लिए तो भाई मास्क हटाना पड़ेगा ना। तो जब पीने के लिए वो मास्क हटाया,
तो पुलिस ने पहचान लिया कि यही है, दोनों हस्बैंड वाइफ को पहचान लिया और उसको तुरंत गिरफ्तार नहीं किया। पुलिस भी हमारी बहुत सहृदय पुलिस है, बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की पुलिस है। तो साहब डाकू हसीना पहचान ली गई और पुलिस उसके पीछे पीछे चल पड़ी। पुलिस ने बिल्कुल शो नहीं किया कि वी हैव सीन यू, वी हैव रिकॉग्नाइज्ड यू। तो सब डाकू हसीना गई, बाकायदा ऊपर तक गई, उसने दर्शन किए, माथा टेका और ईश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद दिया कि आपने इतनी बड़ी धनराशि जो है मुझे बख्शी है। खैर साहब जब वो दर्शन करके बाहर निकली तो पुलिस ने धर लिया और ले आई लुधियाना। तो आज की स्थिति ये है, हालांकि अब इस घटना को लगभग 15 दिन बीत चुके हैं और 15 दिन में स्थिति है कि उन्होंने लगभग पूरे गैंग को पकड़ लिया है और तकरीबन 99% पैसा भी रिकवर कर लिया है। और इसने मनदीप कौर ने अपने पूरे गैंग को ये बोला था कि नहीं ये नए नोट हैं, ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, पुलिस आजकल नोटों में चिप लगी होती है, इसलिए कोई भी आदमी नोट नहीं खर्चा करेगा, बस इसको चुपचाप रख लो, क्योंकि सारा कैश एक जगह नहीं रखना है, इसलिए सबके पास बराबर 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 नहीं, किसी के पास थोड़ा बहुत ऐसे। इसके खुद के पास सिर्फ, इसके हस्बैंड के पास 12 लाख रुपए और इसके पास सिर्फ 8 लाख रुपए थे। बाकी 8 करोड़, 8.25 करोड़ इसने अपने बाकी गैंग के मेंबर्स को थोड़ा थोड़ा, किसी के पास 50, किसी के पास 75 ऐसे रखने के लिए दे रखा था। खैर पुलिस ने वो सारा का सारा कैश रिकवर कर लिया। अब बात आते हैं हम ह्यूमन साइकोलॉजी। अब हमारा जो अब यहां से मेन टॉपिक हमारा शुरू होता है। ये तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है कि ह्यूमन साइकोलॉजी, मानव स्वभाव क्या है, कि ये 10 के 10 12 जो लड़के थे और वो लड़की जो थी, एक तो सारे यंगस्टर्स थे, उसमें कोई भी बुजुर्ग आदमी नहीं था, सारे 18 से लेके और 30 साल के अंदर के थे। किसी का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, किसी ने अब जिंदगी में कभी कोई क्राइम नहीं किया था। ऑल ऑफ देम वर लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स, शरीफ लोग थे। परंतु उनके सामने जब ऐसी एक मोटी रकम की लूट की बात आई तो उनका सारी उनकी मनुष्यता, सारा उनका कैरेक्टर, सारी उनकी शराफत फिजल आउट हो गई, सब पानी में चली गई और वो इस क्राइम को करने के लिए तैयार हो गए। पता है क्यों? अच्छा, जितने भी लोग धोखाधड़ी और ठगी का शिकार होते हैं, आप उनकी साइकोलॉजी उठा के दे, जितने भी लोग आपके साथ धोखा हो गया, इसमें मूल एक तत्व रहेगा, लालच। देखिए कुछ ऐसी फीलिंग्स होती हैं मनुष्य में, यदि वो हावी हो जाएं तो फिर मनुष्य के सोचने समझने की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता जाती रहती है। उसमें या तो आदमी काम वासना के उसमें आ जाए, अभिभूत हो जाए, है ना, सेक्स, काम वासना। यदि काम वासना आपके अंदर जागृत हो गई तो फिर आपकी सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाएगी। कई बार आदमी वो, उसको भीड़ का मनोविज्ञान भी होता है कि जब आप किसी भीड़ में शामिल हो जाते हैं तो फिर यू लूज योर पर्सनल, आपकी इंडिविजुअल पर्सनालिटी है उसको आप खो देते हैं और आप उस भीड़ का हिस्सा हो जाते हैं और भीड़ की तरह बिहेव करने लगते हैं और भीड़ की तरह सोचने लगते हैं। फिर आपके लिए भीड़ निर्णय लेने लगती है। इसको कहते हैं भीड़ का मनोविज्ञान। और एक होता है लालच। यदि आपके दिमाग में लालच आ गया तो आप अपने सोचने समझने और निर्णय लेने की क्षमता को खो देंगे। ये 3 कारण मुझे अभी याद आ रहे हैं। इसलिए जिंदगी में कभी भीड़ का हिस्सा मत बनो, भीड़ की तरह बिहेव मत करो, भीड़ की तरह मत सोचो और भेड़ चाल में मत फंसो। पहला, अरे बच्चा पार्टी यार प्लीज थोड़ा उधर चलो, मैं देखो वीडियो बना रहा हूं। आप बहुत सारे गांव के करीब 25 बच्चे
और क्रिकेट की उनकी बॉल गुम हो गई है, चलो चलो चलो, और वो बॉल ढूंढने में मेरे ठीक सामने आ गए हैं। खैर साहब, तो भीड़ का हिस्सा मत बनिए। और काम वासना के लिए मैं क्या कहूँ भैया, उस पे तो विश्वामित्र का भी जोर नहीं चला था। वो तो जब जागृत हो जाएगी, वो तो उसके वशीभूत तो आदमी, ऋषि मुनि भी फंस जाते हैं। खैर सब आगे ध्यान रखना। और तीसरा लालच, जब पैसे का लालच, आदमी जितने भी कौन आर्टिस्ट हुए हैं वो आपके सिर्फ एक ही भाव को भुनाते हैं, वो है लालच। वो आपको एक ऐसा ऑफर देते हैं, ऐसा प्रॉफिट आपको बताएंगे, आपको पैसे का एक वो प्लानिंग देंगे कि आप अपने सोचने समझने और तर्क करने की, प्रश्न करने की क्षमता खो देंगे, और फिर आप उसके भाव में बहने लगते हैं। तो मनदीप कौर ने यही किया। मनदीप कौर ने उन 12 लोगों को 10, 20, 50 लाख रुपया, 1 करोड़ रुपया तक का लालच दिया। और वो तमाम लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स, वो तमाम शरीफ लोग, वो शरीफ लड़के, और सब मेहनत कश थे। सबसे बड़ी बात, उसमें कोई भी आवारा नहीं था, कोई भी निठल्ला नहीं था, सभी मेहनत कश लोग थे जो आज तक ईमानदारी से अपनी जिंदगी जी के अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे थे। और वो उसके चंगुल में फंस गए। उनको उस पैसे के लालच ने उनकी निर्णय लेने की, सोचने समझने की क्षमता खत्म कर दी, और वो इतना बड़ा क्राइम करने के लिए तैयार हो गए। और अब चूंकि सब पकड़े गए, तो आप अगले 7 से 10 साल उनकी जेल में बीतनी है। मतलब जवानी का प्राइम टाइम अब उनका जेल में बीतेगा। क्योंकि ऐसे केसेस में आजकल तो इतना फुल प्रूफ केस बनता है और बाकायदा रिकवरी हुई है, इसलिए बचने का कोई संभावना ही नहीं है। हाँ, एक आध लोग जो है उस पूरे गैंग में, एक आध लोग को हल्की कम सजा मिल सकती है। जैसे बाकी सबको अगर 10 साल मिलेगी तो किसी को 7 साल 5 साल मिल जाएगी, पर जेल जाना, अभी सब लोग जेल में, किसी की जमानत नहीं हुई। तो बात ये साहब कि ये जो 3 सिचुएशंस हैं, और भी होंगी। मैंने, क्योंकि मैं, देखिए एक बात बताऊं, मैं वीडियोस कभी भी प्रिपेयर करके नहीं बनाता हूँ। जैसे अभी भी मैं, अगर मैं जरा से भी मैंने प्रिपरेशन की होती है तो मैं वो 12 अभियुक्तों के नाम आपको गिना देता है। मनदीप कौर का नाम याद है, बाकी मुझे किसी का नाम, मैंने पढ़ा था तो, पर मैंने नोट्स नहीं बनाए। ओए क्या है? नहीं समझ में आ रहा? बच्चे, किड्स। तो सर जीवन में कभी ना कभी आपके सामने, दुनिया में हर व्यक्ति के सामने कभी ना कभी कोई ऐसी सिचुएशन आती है जब वो ऐसे लालच में या ऐसी काम वासना में या किसी भीड़ का हिस्सा बन के अपनी सोचने समझने की, निर्णय लेने की क्षमता को खो देगा। आपके सामने भी जीवन में ये सिचुएशन कभी ना कभी आएगी। तो ऐसे में जो सबसे अच्छा तरीका होता है ना, अपने लाइफ में कोई एक मेंटर, एक गुरु, कोई एक पथ प्रदर्शक, कोई एक ऐसे सीनियर व्यक्ति को रखिए और उससे सलाह लीजिए, और जो वो सलाह दे उसको मानिए। मैं आपको अगले वीडियो में, अभी ये वीडियो लगभग 28 मिनट की हो गई है, इसके बाद मैं आपको एक और किस्सा बताऊंगा कि एक व्यक्ति को ऐसे ही मैंने सलाह दी। मैंने देखा कि ये आदमी बहुत बुरी तरह लालच में फंस रहा है और ये बहुत मोटे पैसे का नुकसान अपना कराएगा। तो मैंने उस व्यक्ति को बहुत सलाह दी, बहुत समझाया, बहुत, मतलब कई कई घंटे मैंने उसकी काउंसलिंग की, पर वो लालच जो था ना, उसके दिमाग पे इस कदर हावी था कि उसने, मुझे याद है, कम से कम आज से करीब 3 साल पुरानी बात है, ये 4 साल पुरानी, 3 साल पुरानी बात है, कम से कम भी 60-70 लाख रुपए का धोखा खाया। अभी पीछे भी एक लड़की बहुत रो रो के मुझे फ़ोन कर रही थी कि मेरे साथ धोखा हो गया है, और वो बहुत ही बेचारी छोटी सी एक जॉब करती है, उसके पति भी उसको कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, और वो भी बेचारी जो है बहुत ही, मतलब रो रो के मुझे फ़ोन कर रही थी। मैंने कहा बेटा मैं तेरी कोई हेल्प नहीं कर सकता, मैं सिर्फ इतना कर सकता हूँ कि तेरी हेल्प करके एफआईआर करवा दूँ तेरी। वो भी लालच में फंस गई थी और उसने अपने हार्ड अर्नड मनी, खुद की नहीं,
उधार लेके जो है 3 लाख रुपए लगा दिए थे कि मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा और मैं तुरंत जो है पैसे वापस कर दूंगी। और वो फ्रॉडस्टर्स जो आजकल है ना, वो ऑनलाइन फ्रॉड करते हैं, इतना है, इतना आपकी लॉटरी लग गई है। और जहां पर भी हार्ड अर्न्ड मनी नहीं है, मेहनत से कमाए, देखिए जब भी जिंदगी में आपको ऐसा कोई प्रपोजल मिले तो पहला सिद्धांत खुद से पूछिए कि पैसा अगर आपको कहीं से मिल रहा है, कोई आदमी लालच दे रहा है, तो देयर हैज टू बी ए लेजिटिमेट सोर्स ऑफ इनकम। पैसा कमाने का एक जायज कानूनी स्रोत होना चाहिए। पैसा टपकता नहीं है, एक एक रुपया करके कमाना पड़ता है। तो यदि कोई आदमी कह रहा है कि इतना पैसे का प्रॉफिट हो जाएगा, तो देयर हैज टू बी ए लेजिटिमेट, मतलब कानूनी, गैर कानूनी नहीं, धोखाधड़ी, ठगी, चोरी, डकैती नहीं, लेजिटिमेट सोर्स ऑफ इनकम। जिस परियोजना में, जिस प्रोजेक्ट में, जिस लालच में, जिस सौदे में लेजिटिमेट सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, वहां धोखा होगा। और ऐसा जब भी कभी कोई आपके सामने प्रपोजल आए, तो अपने गुरु, अपने मेंटर, अपने किसी गार्जियन, अपने पेरेंट्स, किसी भी जीवन में एक समझदार व्यक्ति से सलाह लीजिए। नहीं तो मनदीप कौर और उसके गैंग की तरह 10 साल 20 साल जेल में बिताने पड़ेंगे। और ये मौके हर आम आदमी के जीवन में कभी ना कभी आते हैं, और आजकल तो बहुत ज्यादा ऑनलाइन फ्रॉड्स हो रहे हैं। इसलिए कभी आप भी ऐसे किसी चंगुल में फंस सकते हैं। इसलिए मेरी बात का हमेशा याद रखना, जब भी कहीं जरा सा भी शंका हो, और तर्क करना सीखिए, खुद से सवाल करना सीखिए, चीजों को क्रिटिकल होके सोचना देखना शुरू कीजिए, है ना। सवाल कीजिए, आंख बंद करके, आंख मूंद के किसी की बात पे विश्वास मत कीजिए, तर्क कीजिए। तो आप ऐसी मुसीबतों से खुद फंसते रहेंगे। आज के इस स्टोरी का यही मॉरल है, नॉट मोरल। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, खुद से तर्क करो और अपना कोई जीवन में मेंटोर, गुरु बनाओ, जिससे मौका पड़ने पे सलाह ले सको। उसकी सलाह को इग्नोर मत करो, उसको अपने जीवन में इग्नोर मत करो। तो साहब, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, फिर किसी नई स्टोरी के साथ। थैंक यू वेरी मच।